आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21। आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम त्रिभुज के ऊपर चर्चा करेंगे और त्रिभुज से संबंधित सबसे पहले हम लोग त्रिभुज के बेसिक कॉन्सेप्ट को जानने का प्रयास करेंगे, यानी सीधा हम लोग बेस से लेकर के और 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे जो प्रायः विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो ठीक है, हम लोग सीधा जो है चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो आप देख रहे हैं त्रिभुज। तो त्रिभुज के बारे में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो 3 रेखाओं से घिरी आकृति होती है, अब ये आपका क्या है, त्रिभुज है। इस आकृति को आप कौन सा नाम देते हैं, जैसे त्रिभुज है ये ABC आपका एक त्रिभुज है। तो त्रिभुज में सबसे बड़ी चीज़ ये ध्यान देना है कि त्रिभुज है क्या चीज़, तो 3 रेखाओं से जो घिरी आकृति होती है वही हमारी त्रिभुज कहलाती है। पहली बात तो इसका मतलब त्रिभुज के पास 3 भुजाएं होती हैं और यहाँ पर देख रहे हैं कि त्रिभुज के पास 3 कोण भी होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कोण, यानी कोण आपका A हो गया, कोण B हो गया, कोण C हो गया, यानी 3 कोण हैं और आपके पास पता है कि 3 जो है क्या है, भुजाएं। तो 3 भुजाओं के मिलने से ही आपको पता है त्रिभुज का निर्माण होता है, यानी 3 इसके पास साइड होते हैं। साइड का मान कितना होता है, 3। ठीक, 3 कोण हो गए। अब 3 शीर्ष भी होते हैं। यहाँ जैसे देख रहे हैं जहाँ पे 2 भुजाएं मिलती हैं वहाँ पे शीर्ष का निर्माण होता है। यह शीर्ष A है, यह शीर्ष B है और यह शीर्ष D है। मतलब 3 जो है शीर्ष, यानी 3 शीर्ष हो रहा है। भुजा कितनी त्रिभुज के पास होती है, 3 होती है। कोण भी त्रिभुज के पास कितना होता है, 3 कोण होता है, 3 भुजाएं होती हैं, 3 शीर्ष होता है। चलिए, इसकी नॉलेज हो गई अब आपको अच्छे। अब एक चीज़ ध्यान देना है कि देखिए त्रिभुज के अंतः कोण। अब ध्यान देना, जैसे कोई भी आकृति यदि, जैसे मान लीजिए यहाँ त्रिभुज एक बना है, तो त्रिभुज जो बना है आप देख रहे हो, ये आपका जो त्रिभुज है इसके जो है 3 अंतः कोण है। एक ये अंतः कोण का मतलब अंदर का कोण, अंदर इस आकृति के अंदर बनने वाला ये वाला कोण और ये वाला कोण। तो आप जैसा कि जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का जो कितना होता है, 180 अंश होता है। ये आप सभी को पता है और इसी के आधार पे बहुत सारे सवाल आपके लगते हैं। तो इन त्रिभुज के जो अंतः कोण है, यानी ये कोण और ये कोण और ये कोण, तीनों का योग कितना होता है, 180। ये आया कहाँ से, तो आपको बता दें कि जो अंतः कोण का मान होता है किसी भी कोई भी अगर आकृति है उसके जो अंतः कोण है, अगर 2 से नहीं 3 या 3 से अधिक, जो अगर 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी आकृति का यदि आपको अंतः कोण पता करना है तो वो होता है फार्मूला 2n-4 × 90 डिग्री। अब जैसे यहाँ त्रिभुज है तो त्रिभुज के पास कितनी भुजाएं होती हैं, 3, तो n का मान 3 हो गया। तो जैसे ही आप लिखेंगे 2 × 3 - 4 और गुणे आपका 90, तो ये आपका यहाँ से पता चल गया 6 में से 4 गया, कितना बचेगा, 2 में 90 का गुणा करेंगे, 2 × 90 यानी आपका आ गया 180 डिग्री। तो आप देख रहे हैं जैसा कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का 180 अंश। अगर यही 4 भुजा है तो यहाँ n का मान आप 4 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी 4 रहेगा तो 360 आ जाएगा। एक चीज़ और है, यहाँ से आप प्रूव कर सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का 180 अंश कैसे होता है। तो ये यहाँ पर एक चीज़ और थोड़ा जान लें। जैसे आपका त्रिभुज है और इसके एक पैरेलल लाइन खींच दीजिए। यह त्रिभुज आपका A है, B है, सपोज दैट C है। इसके मान, इसका मान लीजिए कोण 1, इसका मान है, इसका 2, इसका 3 है, ठीक है। और ये आपके 4 कोण हैं और ये आपके 5 हैं। तो ये मान लीजिए D और E है। तो देख रहे हैं BC के समानांतर रेखा DE खींची गई है। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं एक तिर्यक रेखा होगी। ये जो तिर्यक रेखा होगी इसके एकांतर कोण बराबर होंगे, यानी 1 का मान किसके बराबर होगा, 4 के। तो कोण 1 का मान किसके बराबर हो रहा है, कोण 4 के, समीकरण नंबर 1। और यहाँ से देख रहे हैं कि यदि 2 समांतर रेखाएं, ये रेखा इसके पैरेलल है तो यहाँ पर ये वाला जो तिर्यक रेखा है, यानी ये जो कोण 3 का मान है कोण 5 के बराबर। तो कोण 3 बराबर कितना हो गया, कोण 5, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब आपको पता है कि एक सरल रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है। अगर इसको एक सरल रेखा मानते हैं D को, तो यहाँ से यहाँ तक कितने अंश का कोण बनेगा, 180, यानी कोण 4 धन कोण 2 धन कोण 5 का मान कितना है, 180। अब एक काम कर सकते हैं कि 4 कोण को क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। कोण 2 को 2 रहने दीजिए और कोण 5 को क्या लिख सकते हैं, 3, यानी कोण 3 लिख सकते हैं और इसका मान कितना हो गया, 180। देख रहे हैं कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 का मान 180, 1 2 3 का योग 180।
180, यानी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान कितना होता है 180। ये मैंने प्रूव कर दिया आपका। तो ये इस तरीके से भी आप दो तरीके से देखें। अब चलो बात करते हैं, अब थोड़ा त्रिभुज की और विशेषताओं को जान लिया जाए। जैसे ये त्रिभुज है तो पहली बात तो ध्यान दो, त्रिभुज का पहली बात लंब क्या होता है, लंब शीर्ष यानी लंब और माध्यिका में थोड़ा सा अंतर आपको यहाँ पे बता दिया जाए। तो देखिए त्रिभुज, पहली बात तो त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं। जैसे मान लीजिए त्रिभुज आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। तो पहली बात देखिए माध्यिका जो होती है ना वो किसी भी आधार को 2 बराबर भागों में, जैसे BC का मध्य बिंदु आप D ज्ञात कर लिए और A के शीर्ष से जो है जहाँ पे मध्य बिंदु D इसको मिला दिए तो यह एक माध्यिका AD आ गई। त्रिभुज, पहली बात त्रिभुज के पास 3 माध्यिकाएं होती हैं। अगर त्रिभुज है तो 3 माध्यिका होगी उसके पास। अब चलिए AC का मध्य बिंदु मान लीजिए आपने E ज्ञात कर लिया और यहाँ से इसको मिला दिए तो ये आपकी माध्यिका, यानी एक माध्यिका का नाम हो गया आपका AD, ये वाली AD, और एक माध्यिका आपकी कौन हो गई B और E। और एक ऐसे ही इसका मध्य बिंदु आप मान लीजिए F ज्ञात कर लिए तो यहाँ से जैसे ही आपने इसको मिला दिया तो इसका मध्य बिंदु आपको क्या मिल गया CF, यानी ये मध्य बिंदु F मिला और ये CF माध्यिका। तो ये 3 माध्यिकाएं हो गई, एक AD माध्यिका, एक CF माध्यिका, एक D। तो इसको माध्यिका कहते हैं। माध्यिका किसी भी आधार को 2 बराबर भागों में काटती है, यानी कोई आधार होगा तो उसको 2 बराबर भाग में काटेगी और हमेशा उस भुजा के सम्मुख शीर्ष से माध्यिका डाली जाती है। ये रहा, तो इसकी 3 माध्यिकाएं हो गई, समझ गया। अब लंब क्या होता है, देखिए अगर त्रिभुज है तो इसके आपके जो है आपके 3 लंब भी होंगे। जैसे लंब क्या है, लंब माध्यिका में अंतर ये है मेरे भाई कि जो आपका जो लंब होगा, ठीक है ना, जो लंब होगा वो हमेशा जो है सम्मुख शीर्ष से आधार पे हमेशा वो 90 डिग्री का कोण, लंब का मतलब होता है कि वो आधार के साथ हमेशा 90 अंश का कोण बनाए। लेकिन माध्यिका के लिए जरूर नहीं, माध्यिका के लिए क्या बताया गया कि इसका मध्य बिंदु लेंगे, मध्य बिंदु D है तो ये माध्यिका होगी। अब AD आपकी माध्यिका हो जा रही है, लेकिन आपका AP आपका क्या है, यहाँ पर AP आपका क्या है, लंब है। तो लंब देखिए, लंब और माध्यिका ये कि माध्यिका का यह नेसेसरी नहीं है कि वह जो है आपका आधार के साथ लंब हो, बट आधार को 2 बराबर भागों में माध्यिका बांटती है, ये तय है। और देखिए लंब का मतलब क्या होता है, यह जरूरी नहीं है कि लंब जो है आधार को 2 बराबर भागों में बांटे, बट वह हमेशा जो है आधार के साथ 90 अंश का कोण बनाएगा। लंब का मतलब ही होता है 90 अंश का कोण बनाए। ठीक है, यह भी क्लियर हो गया आपका। अब चलिए बात करते हैं थोड़ा त्रिभुज। देखिए त्रिभुज के अब प्रकार पे चलते हैं। तो त्रिभुज हमारा जो होता है वो भुजाओं के आधार पर ये 2 प्रकार का होता है। एक तो हम देख लेते हैं भुजाओं के आधार पर, दूसरा देख लेते हैं कोण के आधार पे। तो भुजा के आधार पर जो हमारा त्रिभुज होता है, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं, ये तीनों भुजा समान हो गई तो वो आपका समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं समान है, ये और ये भुजा समान, ये तीसरी अलग हो गई तो यह सम द्विबाहु हो जाएगा। द्वि का मतलब 2 बाहु, जिसकी 2 बाहु बराबर हो, 2 साइड बराबर हो। ठीक है, एक विषम बाहु का मतलब जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान हो, ये तीनों अलग अलग। तो जब तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी तो वो विषम बाहु होगा, जब 2 भुजा समान होगी तो समद्विबाहु होगा, और जब तीनों भुजाएं समान है तो समबाहु। अब समबाहु त्रिभुज पर बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब थोड़ा सा समबाहु त्रिभुज पर बात कर लेते हैं। समबाहु त्रिभुज के कई बार आया कि प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होता है। तो एक चीज आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान 180 अंश होता है, और एक प्रमेय आपको यह भी पता है कि बराबर भुजा के सामने का कोण भी बराबर होता है। जैसे ये भुजा है तो ध्यान देना, अब ये भुजा है तो ये अगर आपको पता है कि 3 भुजाएं हैं, तीनों बराबर हैं, तो इनके तीनों कोण भी बराबर होंगे, क्योंकि बराबर भुजा के सामने का कोण भी बराबर होता है। तो इस तरीके से यह भी 60 अंश, यह भी 60 अंश और यह भी 60, क्योंकि x डिग्री बराबर 180 डिग्री करेंगे तो 3x डिग्री बराबर 180 डिग्री, तो x डिग्री का मान 60, यानी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान 60 अंश होता है। यह आपसे पूछा गया है। आगे चल के हम इसके फार्मूले पर भी बात करेंगे। अब आते हैं कोण के आधार पे। कोण के आधार पर होता है कि
कोणों के आधार पर हम देखते हैं कि त्रिभुज कैसा है। तो पहला प्रकार है न्यून कोणीय त्रिभुज, यानी यहाँ आप देखने से लग रहा है कि कोई ऐसा कोण नहीं है यहाँ पे, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, जिसका मान 90 से ज़्यादा हो। तो जब त्रिभुज के तीनों कोणों का मान जो है 90 से कम होता है तो वो सदैव आपका न्यून कोण कहलाता है। अब ये आपका त्रिभुज जो आपके सामने दिख रहा है ये न्यून कोणीय त्रिभुज है। अधिक कोणीय त्रिभुज में क्या होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसका कम से कम एक कोण जो हो वो 90 डिग्री से ज़्यादा हो। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ 120 डिग्री है, सपोज दैट ये आपका 80 अब चाहिए, तो ये मान लीजिए आपका 80 है, तो इसको आप क्या कर लो 60 कर लो, 60 नहीं, इसको आप 40 कर लो, इसको 20 कर लो, तो 40 20 60 ये हो गया। तो ये जो त्रिभुज आप देख रहे हैं ए और बी और सी, यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये एक कोण इसका एक 90 से ज़्यादा है, तो इस नाते से अधिक कोणीय त्रिभुज हो जाएगा। अब समकोणीय त्रिभुज का मतलब ये होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो समकोण हो, यानी 90 डिग्री के बराबर हो, जैसे ये त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज पर बहुत सारे सवाल देखिए, खास करके आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में समकोण त्रिभुज पे और समबाहु त्रिभुज पे ही बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम लोग इन्हीं पे बात करने वाले। ठीक है, तो ये सारा समझ में आ गया। अभी एक प्रकार और बचा हुआ है जो कोण एवं भुजा दोनों के आधार पे होता है, जिसका नाम होता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो आप देख लीजिए यहाँ पे समद्विबाहु मतलब जिसकी दो बाहु बराबर हो और साथ में एक कोण 90 अंश का हो, तो वो आपका समद्विबाहु समकोण होगा। जैसे यहाँ पे ए बी सी है, तो यहाँ पे देख रहे हैं जो ए बी भुजा है वो बी सी भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तो ऐसे हालात में दो भुजा बराबर हो गई और एक कोण समकोण हो गया, तो इसका नाम होगा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो इसकी भी नॉलेज आपको अच्छे से होगी, ये भी आप जान गए। तो चलिए इस तरीके से अब आप धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये तो रहा सब हम लोगों ने डिस्कस किया अभी त्रिभुज के बारे में, अभी और बचा है। तो एक चीज़ हम लोग ध्यान दें पहले, सबसे पहले चलिए हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज के ऊपर। तो समकोण त्रिभुज में आप देख रहे हैं कि जैसा कि आप जान रहे हो कि एक त्रिभुज जो है, त्रिभुज का जो एक कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। जैसे ए है, बी है, सी है, समकोण त्रिभुज है। तो देखिए हमेशा 90 डिग्री के सामने की भुजा जो होती है उसे विकर्ण कहा जाता है। ठीक है, ये आपका आधार हो गया और ये आपका जो है क्या है, लंब है 90 डिग्री वाला। तो ये आधार है, लंब है, विकर्ण है। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय आपकी यही कहती है कि जो विकर्ण का वर्ग होगा, यानी विकर्ण का जो वर्ग होता है वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के क्या होता है, बराबर होता है। यही आपका पाइथागोरस प्रमेय। इस पर संबंधित क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो जो देखिए इसमें समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो विकर्ण ही होती है। एक चीज़ ध्यान देना है, एक चीज़ देखिए यूपी टेट 2000 जो है अभी 17 या 18 में पूछा गया क्वेश्चन है, उसमें यह है कि त्रिभुज का निर्माण किस स्थिति में असंभव है। तो वहाँ दिया रहता है जब त्रिभुज के पास 3 कोण ज्ञात हों, 3 भुजाएं ज्ञात हों, 2 भुजा और 1 कोण ज्ञात हो, या मान लीजिए 2 कोण और 1 भुजा ज्ञात हो। तो उसमें देखिए त्रिभुज कोई भी त्रिभुज का निर्माण तभी संभव है जब उसकी कम से कम 1 भुजा ज्ञात हो। तो उसमें दिया था त्रिभुज संभव कब नहीं होगा, त्रिभुज संभव तब नहीं होगा जब तीनों कोण ज्ञात हो। त्रिभुज का मतलब जैसे तीनों कोण यदि मालूम हो, तीनों कोण ज्ञात हो तो त्रिभुज का निर्माण नहीं हो सकता है। मतलब इस स्थिति में नहीं होगा क्योंकि उसमें आपको एक भुजा का होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप त्रिभुज का निर्माण कर पाएंगे। जब आपको कम से कम एक भुजा मालूम हो, उसके अलावा कुछ भी मालूम हो, 2 कोण मालूम हो, 2 भुजा जो भी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि हमें कम से कम एक भुजा अवश्य मालूम होनी चाहिए त्रिभुज के निर्माण के लिए। तो अभी आपने पाइथागोरस प्रमेय में देख लिया, ये ए है, ये बी है, ये सी। तो 90 के सामने का विकर्ण होगा, यानी जो ए सी का स्क्वायर है वो लंब का वर्ग यानी ए बी का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर अब प्लस जो है ये बी सी स्क्वायर, इन दोनों के योग के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये पता चला। अब जैसे हम लोग चलते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, वो ये बात कर लेते हैं कि अगर त्रिभुज की तीनों भुजा ज्ञात हो, जैसे एक आता है हीरो फार्मूला आपका, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से देखिए अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं, अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हों
जैसे मान लीजिए त्रिभुज की एक भुजा ए है, दूसरी बी है, तीसरी सी है। अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं मालूम हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाता है। कैसे निकलता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहाँ पर यस क्या है, जहाँ पे यस है अर्ध परिमाप, तीनों भुजाओं को जोड़ के आधा, जहाँ पे यस बराबर ए धन बी धन सी बाई 2। यानी अगर आपको त्रिभुज की तीनों भुजा ज्ञात है, जैसे आपसे कोई कह दे कि एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः एक भुजा 3 सेमी, दूसरी वाली 4 सेमी और तीसरी वाली 5 सेमी, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो सबसे पहले यदि तीनों भुजा मालूम है तो हम यस निकालेंगे ए धन बी धन सी बाई 2। पहले हम जो है यस निकालेंगे, क्योंकि त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र ये है आपका, ये आपका फार्मूला मेन ये है। तो तीनों भुजाएं ज्ञात है तो बड़े आराम से आप तीनों भुजाओं का योग कर लीजिए, 3 धन 4 धन 5 कर लीजिए बटा 2। तो ये आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, 4 3 7 5 12 हो जा रहा है। 12 का मतलब 2 छक्का 12, कितना आ गया आपका 6 आ गया। आप देख रहे हैं यहाँ पे 6, यस का मान 6 आ गया। जब यस का मान 6 आ गया, अर्ध परिमाप 6 आ गया, तो आखिरकार त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? कर्ण के अंदर यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। यस का मान कितना 6, फिर 6 में से एक बार पहली भुजा घटाइए, फिर एक बार दूसरी, फिर 6 में से एक बार तीसरी, यानी यस माइनस से यस माइनस गुणा कर दीजिए। बस 6 गुणे 1 गुणे 2 गुणे 3। अब आप देख रहे हैं 6 6 आके 36, 36 का बलमूल 6 वर्ग सेमी है तो सेमी, मीटर है तो मीटर। ये इसका क्षेत्रफल। अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात है 3 4 5 सेमी, तो उसका क्षेत्रफल क्या आ गया? तो ये तो तीनों भुजा ज्ञात होने पर इस फार्मूले के द्वारा आप जो है किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ये बहुत बार पूछा गया है, तीनों भुजाएं दिया है और त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो चलिए हम इसके लिए फार्मूला लिख दे रहे हैं यहाँ पे, इसका यूज हम लोग करेंगे आगे इस क्वेश्चनों में। तो यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, और जहाँ जो है यस का मान कैसे निकलेगा? तीनों भुजाओं को जोड़ के आधा। तो ये हम लोगों का फार्मूला यहीं पे पड़ा रहेगा फिलहाल, इसी से हम लोग आगे देखेंगे। अब चलिए बात करते हैं थोड़ा समबाहु त्रिभुज का। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है बहुत ज़्यादा इसमें आता है। समबाहु त्रिभुज का आप क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा? देखिए पहली बात तो लोगों को यही पता नहीं होता कि आखिरकार त्रिभुज कोई भी उसका क्षेत्रफल से क्या मतलब। देखिए क्षेत्रफल ये है, जैसे इस तरीके की आकृति को यदि आपने प्लेन या जमीन पे रखा तो वो कितनी एरिया धारण की, ये वाली जो पूरा देख रहे हैं ये आपका इसका क्षेत्रफल माना जाएगा। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका सूत्र होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का होता है भुजा का वर्ग कौड़ी में 3/4। यही फार्मूला होता है, भुजा का वर्ग करिए। आया कहाँ से? अब देखिए यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो यस का मान क्या हो जाएगा? अगर 3a/2 आप करेंगे, 3a/3, देखिए सॉरी 2, यहाँ 3a/2 हो गया मान इसका। अब इसके बाद जैसे इस फार्मूले में बैठा के आप निकालेंगे तो लास्ट में जाके आपको त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यही मिलेगा, a² कौड़ी में 3/4। चूँकि समय हमारे पास नहीं है इसलिए प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन a + a/2 करो। अब यहाँ से यस मिल गया, इसमें ला के बैठाओ आप, तो आपका वही आएगा फार्मूला। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कभी कभी जो है आपसे पूछता है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, ये समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बताओ। ठीक है, तो वो कैसे निकलेगी जरा ध्यान दो आप। तो देखिए ये आपका जो त्रिभुज है ना, इसकी तीनों भुजा मान लीजिए कि बराबर है। ठीक है, यह भी ए है, यह भी ए है और यह भी आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक ए ही है। लेकिन जैसे इसकी ऊंचाई निकालेंगे तो ये यच हो जाएगा, ये 2 बराबर भाग में बटेगा, पूरा ए है तो इसका मान a/2 हो जाएगा। यहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है। अब जब 90 अंश का कोण बन रहा है तो इसके सामने का ये विकर्ण हो गया, पाइथागोरस प्रमेय लगाइए तो विकर्ण का वर्ग कर देंगे, यानी विकर्ण का वर्ग बराबर क्या होगा? लंब का वर्ग यानी यच का वर्ग धन आधार क्या है? a/2 का वर्ग। ठीक है, इसी को हल करेंगे तो a² हो जाएगा, h² हो जाएगा, a²/4 हो जाएगा। अब जैसे ही h² बराबर निकालेंगे तो a² माइनस a²/4, तो 4a² माइनस a²/4 करेंगे तो ये आ जाएगा h² का मान आपका 3a²/4। तो h का मान निकालेंगे तो कौड़ी में हो जाएगा 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और a² के यानी
इसका मान आ जाएगा आपका, देखो अब आप यहाँ निकाल लो बड़े आराम से। तो इसका जैसे ही वर्गमूल लेंगे आप 3a² 4, a² का वर्गमूल ये होगा, कौड़ी में 3/4 का वर्गमूल 2, यानी आपका आ गया भुजा कौड़ी में 3/2। तो जो ऊंचाई होती है, देखिए यहाँ आपने सिद्ध कर लिया कि जो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है, जो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है वो भुजा का कौड़ी में 3/2 गुना है। यानी भुजा पता है, उसका कौड़ी में 3/2 गुना कर देंगे तो उसकी क्या पता चल जाएगी, हाइट। ठीक है, ये चीज़, या h बराबर a कौड़ी में 3/2 इतना। चलो बस सब क्लियर हो गया, समबाहु का आप क्षेत्रफल निकालना जान गए। और ये और एक रह गया सवाल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए एक समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है, वो क्या है, ये आपका त्रिभुज समकोण है, ए है, बी है, सी है, आप देख रहे हैं यह एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलता है, तो आप देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। यदि आपको आधार पता हो, यानी ये आधार पता हो और ये आपको लंब पता हो, तो बड़े आराम से आप जो है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे लंब, ये वाला, बेस इंटू हाइट। ठीक है, अभी एक और इसके डीप है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर आपको विकर्ण भी पता है और ये पता है तो भी निकल जाएगा, 1/2 गुणे विकर्ण कर देंगे और गुणे इसका मान अगर p है तो bp, या इसको आप ऐसे लिख दो, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, ये AC पूरा लिख देना आप, यानी AC और गुणे जो है ये bp हो जाएगा, तब भी क्षेत्रफल निकल जाएगा, वही मान आएगा। चाहे तो आप इसका 1/2 गुणे आधार गुणे लंब करिए, और चाहे 1/2 गुणे आधार गुणे लंब करो। ठीक है, तो ये यहाँ से पता चल जाएगा आपको, ये सूत्र आप जानते भी थे। अब चलो हम लोग बात करते हैं प्रश्नों पे, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में 10 क्वेश्चन पे बात करना है। तो देखिए ये तो रहा बेसिक बेस आपका था, जो कि हमें समझाना बहुत ज़रूरी था और आपको समझना भी बहुत ज़रूरी था। इसके अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आगे कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो, पहले तो ये बाद में करेंगे, 11वां क्वेश्चन एक मैंने जोड़ा है। पहले देखो कह रहा कि ये बहुत ज़्यादा, चाहे यूपीएसआई हो, देखो ये 2011 यूपीएसआई में पूछा गया है, यूपी टेट परीक्षा हो, सुपर टेट हो या एसएससी हो, रेलवे हो, आपका हर जगह क्वेश्चन आता है कि एक त्रिभुज की मान लो 3 भुजाएं दिया है, एक दिया है मान लीजिए पहली जो भुजा है, पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा। आप देख रहे हैं एक दिया है 12 सेमी है, एक 10 सेमी है, ठीक है, एक 10 सेमी है, एक 8 सेमी है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। आप एक क्वेश्चन अच्छे से पकड़ लीजिए, समझ लीजिए, और इससे संबंधित जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आप बड़े आराम से उसको कर लीजिए। इसका जो तरीका होता है, इसमें से हम सबसे बड़ी भुजा का वर्क करते हैं। जो सबसे बड़ी भुजा है उसको लेते हैं, पहले उसका वर्क करेंगे, सबसे बड़ी भुजा का आप वर्क करिए, उसके बाद अन्य 2 भुजाओं का भी आप वर्क करते हैं। तो अन्य 2 भुजा क्या है, एक 10 है, इसका भी वर्क करिए, और जो दूसरी एक और है उसका भी वर्क करके जोड़िए। देखिए सबसे बड़ी भुजा का वर्क करना है, उसके बाद जो 2 छोटी छोटी भुजाएं बच रही हैं उनका वर्क करके योग करना है। अब देखिए 12 का सबसे बड़ी भुजा का वर्क करेंगे तो 12 12 में 144, और इसका वर्क करेंगे 10 10 में 100 और 8 8 64, ये जोड़ रहे हैं तो आपका 144 आ रहा है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 164 आ रहा है। अब जरा सोचो जरा कि 164 बड़ा होता है कि 144, तो आप कह रहे हैं आपका पता चला 164 बड़ा हो रहा है, मतलब आप देख रहे हैं कि यहाँ जो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग है वो छोटा पड़ गया, यानी ये छोटा हो गया और अन्य 2 भुजाओं के वर्गों का योग बड़ा हो गया। तो जब इधर वाली सबसे बड़ी भुजा के वर्ग का मान ये छोटा हो जाए तो समझ जाना कि न्यूनकोणीय त्रिभुज बनेगा। अगर इसका मान बड़ा हो जाए, अगर मान के चलो कि यहाँ 164 आया होता, इधर 144, तो ये बड़ा है, इसका मतलब जो बनने वाला त्रिभुज होता वो अधिक कोणीय होगा। कैसा होगा, अधिक कोणीय। यहाँ क्या होगा, न्यून कोणीय होगा। तो यही आपसे परीक्षा पूछता है कि बनने वाला त्रिभुज अधिक कोणीय है कि न्यून कोणीय है कि समकोणीय है। तो अगर 12 सेमी, 10 सेमी, 8 सेमी को लेकर के इन तीनों भुजाओं को अगर आप त्रिभुज बनाएंगे तो इनके द्वारा जो बनने वाला त्रिभुज होगा वो न्यून कोणीय होगा, यानी ऐसा कोई भी त्रिभुज का कोण नहीं होगा जिसका मान 90 से अधिक हो, यानी न्यून कोणीय त्रिभुज बनने वाला। यहाँ कैसा बनेगा, तो आपका न्यून कोणीय बनने वाला है। ठीक है, न्यून कोणीय त्रिभुज होगा, इसकी प्रकृति जो होगी। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा पूछा। एक और हम लोग अपने से कर लेते हैं।
जैसे अभी मान लीजिए आपको दे दिया कि एक त्रिभुज की भुजाएं एक 3 है, एक 4 है, एक 5 सेमी है, तो इसके द्वारा जो त्रिभुज बन रहा है वो कैसा बनेगा, न्यून कोणी बनेगा, अधिक कोणी बनेगा, समकोणी। तो सबसे बड़ी भुजा को लेना है, सबसे बड़ी भुजा 5 का वर्ग करिए, अन्य दो भुजाओं के वर्गों का भी योग कर दो, तो 5 25 हो गया, तितली का 9 16 25, अब बराबर देख रहे हैं क्या आ गया 25। ठीक है, 25 का मान 25 यानी दोनों लेफ्ट हैंड साइड यानी बड़ी भुजा का वर्ग जो है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो गया। तो त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। यही न है कि जब कर्ण का वर्ग शेष दो अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो जाए तो ये आपका समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, ऐसे एक आंक और लेके आप कर सकते हैं, जैसे कह दे आपका कि 10 सेमी 11 सेमी 12 सेमी। अब इनके द्वारा बनने वाला त्रिभुज या एक और बड़ा ले लो, 10 सेमी 11 सेमी और आप यहाँ ले लो 21 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 11 21, 10 सेमी 11 सेमी 21 सेमी से, तो 21 सबसे बड़ी भुजा है, इसका वर्ग कर दो, 10 का वर्ग कर दो, 11 का वर्ग कर दो। देखो 21 का वर्ग 441, 10 का वर्ग 100, 121 जोड़ रहे हैं तो आपका 221 हो रहा है, ये 441 हो रहा है। कौन बड़ा है, 441 बड़ा है, यानी बड़ी भुजा का वर्ग बड़ा है। जब बड़ी भुजा का वर्ग बड़ा हो जाए तो बड़ा का मतलब क्या हो गया, अधिक हो रहा है, यानी अधिक कोणीय त्रिभुज बनेगा। ठीक है, अधिक कोणीय त्रिभुज बनेगा। ठीक, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई, अधिक कोणीय, न्यून कोणीय, समकोणीय। तो ऐसा बहुत ज़्यादा पूछा गया प्रश्न है, प्रतियोगी परीक्षा कोई भी हो, रेलवे एग्जाम हो, यूपीएसआई हो, टेट हो, सुपर टेट हो, तो ये आपको क्लियर हो गया। आपको कुछ नहीं करना, आपको 3 भुजाएं दी रहेंगी तो उसमें से जो सबसे बड़ी, जिसका वैल्यू सबसे ज़्यादा बड़ा होगा उसका आप वर्क करिए, और दो जो अन्य भुजाएं बच रही हैं उनका भी आप वर्क करके जोड़ लीजिए। अगर बड़ी भुजा का वर्ग बड़ा है, बड़ी का वर्ग बड़ा है, यानी ये बड़ी भुजा का वर्ग, अगर मान लीजिए बड़ी भुजा है और इसका मान अगर बड़ा है, ग्रेटर आए, तो अधिक कोणीय बनेगा। अगर ये बड़ी भुजा का वर्ग छोटा आ जाए तो ये जो है न्यून कोण बनेगा, और अगर दोनों का मान बराबर हो जाए तो आपका समकोण बनेगा। यही 3 स्थितियां हैं। ठीक है, यानी अगर देखा जाए, मान के चलो यहाँ पर ये मामला, अगर मान के चलो कोई ये त्रिभुज है, ए है, एक बार और समझ लो BC, तो इसमें मान लो सबसे बड़ी भुजा जो है वो AB है। तो अगर मान लो बड़ी भुजा AB है तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अगर ये दोनों ऐसे मामला है बराबर है तो समकोण, और अगर AB स्क्वायर का मान बड़ा है AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के योग से, यानी ये बड़ा है तो मतलब अधिक है, तो अधिक कोणीय बनेगा। और अगर AB स्क्वायर का मान क्या है, छोटा है, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के योग से, तो न्यून कोणीय बनेगा। ठीक है, अब उम्मीद रखता हूँ समझ में आ गया होगा आपको, आगे बढ़ो आप। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन लग रहा है, कहता है एक समकोण त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर और एक विकर्ण 13 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल बताओ। यह उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको कुछ नहीं, देखो समकोण त्रिभुज है, आप बना लो समकोण त्रिभुज। कहता है आधार 5 सेमी, यहाँ लिख दो 5 सेमी। कहता है विकर्ण 13 सेमी, लिख दो विकर्ण 13 सेमी। कह रहा है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 चाहिए हमको, आधार अगुणे लंब। बगैर आधार लंब के हमारा नहीं निकलेगा। तो एक चीज़ हमारी बात जरा ध्यान दो, आपको आधार तो पता है, आधार क्या पता है आपको 5 सेमी, लेकिन क्या आपको लंब पता है, ये नहीं मालूम है, इसी को निकालना है। तो ये लंब मान लीजिए x है, तो ये कैसे निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगा। अब इसका मान कहाँ से निकलेगा, इस लंब का, तो जो लंब का मान होगा कैसे निकलेगा, आप वर्गमूल ले लीजिएगा, किसका वर्ग करके, कर्ण का, जो सबसे बड़ी भुजा है इसका वर्ग कर देना, इसके वर्ग में से आप इसका आधार का वर्ग घटा के वर्गमूल ले लो बस। तो 13 का वर्ग 1 6 9 और इसका 5 25 घटा दीजिएगा, 144 का वर्गमूल किया गया 12, यानी ये जो था आपका लंब 12 था। जब लंब 12 आ गया आपका तो बस 2 6 12 6 5 30 वर्ग सेंटीमीटर आपका आ गया, यानी यही उत्तर हो जाएगा। तो आपको आधार पता था, विकर्ण पता था, आप लंब निकाल लीजिए, विकर्ण का वर्ग कर लीजिए, आधार का वर्ग कर लीजिए, इसके बाद विकर्ण के वर्ग से आधार का वर्ग घटा के वर्गमूल ले लीजिए, तो आपको लंब पता चल जाएगा। जब लंब मालूम हो जाएगा, आधार मालूम ही है, लंब मालूम ही है, गुणा कर देंगे आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले छोटे छोटे क्वेश्चनों को देख लिया जाए। अब कह रहा है एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 5 12 देखिए यह यूपी टेट 2018 में आया है, 5 12 13 सेंटीमीटर है त्रिभुज का प्रकार। तो ऐसा हम बता चुके हैं, फिर भी देख लीजिए
5 सेमी है, आपका 12 सेमी है, आपका 13 सेमी है। ठीक है, तो अब कुछ नहीं करना मेरे भाई, इसको 5 सेमी 12 सेमी 13 सेमी है तो आपको कुछ नहीं करना। बड़ी भुजा 13 है, 13 का वर्ग करो आप और 2 अन्य का भी वर्ग करके जोड़ दो आप। अब देखो 13 का 1 6 9 144 5 25। अब देख रहे हैं 1 6 9 और यहाँ पे आपका 1 6 9 आ रहा है, यानी 5 4 5 4 9 1, ये बराबर आ गया। बराबर आने का मतलब कैसा त्रिभुज हो गया आपका? समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज है, यानी कैसा त्रिभुज है? समकोण। ये यूपीटेड 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, कैसा त्रिभुज बनेगा? समकोण त्रिभुज बनेगा। चलिए तीसरा सवाल भी हो गया। अब देखिए कहता है एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल बताओ। कुछ नहीं, समबाहु की भुजा, समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है मेरे भाई वो 20 सेमी दिया है, लिख दीजिए। कह रहा है क्षेत्रफल बताओ, तो समबाहु का त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? भुजा का वर्ग। फार्मूला, भुजा का वर्ग कड़ी में 3/4। भुजा कितनी है? 20, 20 का वर्ग कड़ी में 3/4। 20 का वर्ग क्या है? 400। 400 कड़ी में 3/4 काट देंगे, 100 आ जाएगा आपका। 100 कड़ी में 3 जो है वर्ग सेंटीमीटर, यही इसका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पे मैं बात कर चुका हूँ। भुजा का वर्ग कड़ी में 3/4। भुजा पता है, समबाहु का क्षेत्रफल निकल जाएगा। भुजा का वर्ग कर दीजिए, कड़ी में 3/4 से गुणा। ठीक है, ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, भुजा ज्ञात करना। तो क्षेत्रफल क्या दिया है? अब देखिए समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 25 कड़ी में 3 दिया है वर्ग सेमी। अब आपसे उसकी भुजा पूछ रहा है, भुजा बताना है। तो यहाँ क्षेत्र देखिए, वहाँ क्या था? भुजा मालूम था, क्षेत्रफल बताना था। यहाँ क्या मालूम है आपको? आपको क्षेत्रफल मालूम है तो भुजा बताना हो जाएगा। कुछ नहीं, क्षेत्रफल बराबर होता क्या है वो सूत्र लिखिए, तो यही होता है भुजा का वर्ग कड़ी में 3/4 और वो है कितना? 25 कड़ी में 3। भाई समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यही होता है। मान लीजिए माना समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ए है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? a² कड़ी में 3/4 या 3 a² कड़ी में 3/4 इज इक्वल टू ये क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल। अब जरा ध्यान दो, कड़ी में 3 से कड़ी में 3 कटेगा। अब ये गुणा करेंगे तो 25 चौका 100, a² बराबर 100, तो a का मान 100 का वर्गमूल कितना हो गया? 10। यानी भुजा कैसे में आ गई? 10 सेमी आंसर हो गया। ये रहा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। कहता है एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। अब देखिए जो यहाँ पे उसकी भुजा समबाहु की है वो कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर दिया है। और आपसे कह रहा है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बताओ, तो बस उसका फार्मूला आपको बताया गया है। समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई पूछेगा, तो जो ऊंचाई होती है वो भुजा का कड़ी में 3/2 होती है, यानी भुजा कड़ी में 3/2, यही फार्मूला होता है आपका। यही ये ऊंचाई का फार्मूला है, यानी आप लिख सकते हैं h इज इक्वल टू कड़ी में a भुजा कड़ी में 3/2, यही होता है समबाहु की हाइट। और समबाहु का क्षेत्रफल क्या होता है? a² कड़ी में 3/4, ये फार्मूला है इसका क्षेत्रफल का। बस लग गया। भुजा 10 है तो बस 10 कड़ी में 3/2 यानी 2 5 10। इसकी ऊंचाई है 5 कड़ी में 3 सेंटीमीटर, यानी इसकी बात कर रहा था। ये इसकी बात की, ये आप बताओ, ये 10 ये 10 ये 10, तो ये क्या होगा? 5 कड़ी में 3, इसकी हाइट की बात ये। ठीक है, तो चलिए यह भी समझ में आ गया अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात दिया। देखिए त्रिभुज के 3 कोण का अनुपात दिया है, वो क्या है? 2 संबंधित 3 संबंधित 4 है। तो इनके कोणों का मान पूछ रहा है। देखिए इसका अनुपात दिया है, कोणों का मान। तो आप जानते हैं कि त्रिभुज, अब मान लो कि चलो पहला कोण 2 है, दूसरा 3 डिग्री है, चौथा 4 डिग्री। इन्हीं को मान लो कि चलो यही इनका मान है। तो 2 धन 3 धन 4 अब बराबर क्या होगा? त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180। देखिए त्रिभुज के कोणों का अनुपात दिया गया है ना। आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान 180 डिग्री होता है। आपने मान लिया चलो जो पहला त्रिभुज का कोण है वो 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री। अब जोड़ो जरा 5 4 9 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो 1 डिग्री का मान निकालेंगे तो 9 दूना 18 20 डिग्री। अब 1 का मान 20 है तो 2 का मान क्या हो जाएगा? अब 2 का मान क्या हो जाएगा? 2 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? 40 अंश।
ये 3 डिग्री है दूसरा कोण, तो 3 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 20 3 60 अंश, 3 से कर देंगे गुणा। 4 डिग्री का मान बताना है तो 1 का मान 20, तो 4 का मान 20 चौको 80 डिग्री। या तो आपको बेसिक तरीका पता है वो ये कर लेना, मान लेना यह 2x अंश, यह 3x अंश, इसका मान 4x अंश। अब जोड़ेंगे 2x डिग्री 3x डिग्री 4x डिग्री बराबर 180 डिग्री, तो 9x डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो x डिग्री का मान क्या आ जाएगा 20। जब x का मान 20 है तो बस 2x का मान निकालना है, 3x का मान निकालना है, 4x तो निकाल लेंगे वही आएगा। ठीक है, तो आप जैसे भी लगा लें जो आपके लिए सुविधाजनक हो, सब सही है। आगे देखिए, ये यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन डीप होने जा रहा है अब आपका। ये UPSI 2017 का है, ये UP टेट 2017 का था। ठीक है, तो ये वाला तो 8वां सवाल UPSI 2017 का है। ये थोड़ा यूनिक सवाल है, थोड़ा सा सवाल दम पकड़ेंगे, 2-3 सवाल और हैं, बस ज़्यादा नहीं, हो जाएगा। अब देखो कहता है एक जो है त्रिभुज की जो भुजा, एक भुजा दिया है 5 सेंटीमीटर, यानी त्रिभुज की जो एक भुजा है, ठीक है, एक भुजा मान लीजिए कोई त्रिभुज है, इसकी एक भुजा 5 सेमी है। ठीक है, और अन्य 2 भुजाओं का अंतर मान लीजिए अन्य 2 भुजाएं A और B हैं, और इनका अंतर मान लेते हैं कि A माइनस B का अंतर क्या है 1। कह रहा है त्रिभुज की 2 भुजाओं का अंतर क्या है, आपका जो 2 भुजाएं हैं इनका जो अंतर है वो आपका कैसे सेमी है 1 सेंटीमीटर है, और त्रिभुज की एक भुजा आपका कह रहा है 5 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज का परिमाप 20 सेमी है, अब देखो परिमाप दिया है, त्रिभुज का परिमाप दिया है 20 सेमी, तो आपसे कह रहा है उसका क्षेत्रफल। बात जरा समझो आप, मान के चलो यही वो त्रिभुज है, ठीक है, तो इसमें मान लीजिए एक भुजा आपको सपोज दैट ये 5 सेमी दिया है, ठीक है, और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, मान लीजिए ये भुजा A है, ये वाली मान लीजिए B है, लेकिन इनका अंतर जो है वो 1 सेंटीमीटर का फर्क है, लेकिन तीनों भुजाओं का योग ही परिमाप होता है। त्रिभुज का परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योग, तो वो 20 दिया हुआ है। तो आइए इसी से लग गया, तो चलिए परिमाप 20 है, इसका मतलब एक भुजा A है, दूसरी B माने ही है, और तीसरी का मान एक 5 सेमी दिया ही है बराबर 20। भाई एक भुजा A माने, एक भुजा B माने है, और एक का वैल्यू 5 दिया है, और तीनों का योग 20 है, तो A प्लस B का मान क्या आ गया, अब आपके यहाँ से 15 आ जाएगा। और अभी एक प्रश्न में कही रहा है कि 2 भुजाओं का अंतर 1 सेमी है, तो यहाँ से देखो काटेंगे आप, तो 2A बराबर 16 हो गया, 2 8 16, A का मान 8 सेमी आ गया, एक भुजा 8 सेंटीमीटर की हो गई। अब जरा दूसरी निकालिए, तो जब दोनों का योग 15 है, A प्लस B का मान 15 है, तो इसका मतलब B का मान क्या हो जाएगा, ऑलरेडी 7 हो जाएगा। तो अब आप देख पा रहे हैं कि एक भुजा आपकी A का मान 8 सेमी हो गया, B का मान 7 सेमी हो गया, और C का मान मान लीजिए एक जो भुजा है वो 5 सेमी हो गया। अब त्रिभुज की आपको तीनों भुजाएं मालूम हो गई है, तो अब आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं इसी हीरो फार्मूले से। तो आपका फार्मूला क्या कहता है कि पहले यश निकालो, A धन B धन C बाई 2, यानी तीनों का जोड़ 8 सेमी 7 सेमी 5 सेमी बाई 2 करो, 8 7 15 5 20, 20 का मतलब 10 आ गया। तो सबसे पहले आपको यश निकालना होता है। अब जैसे यश निकल जाएगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। होता है यश माइनस ए, यश माइनस ए, यश माइनस बी, यश माइनस सी। इसका मतलब यश का मान क्या है 10 है, फिर 10 में से एक बार 8 घटेगा, फिर 10 में से 7 घटेगा, 10 में से आपका 5 घटेगा। जैसे ही 10 अगुड़े 10 से 8 गया 2, 10 से 7 गया 3, 10 से 5 गया 5। तो आप देख रहे हैं आपका हो रहा है 3 गुना 6 5 30, यानी 300 आ गया। कौड़ी के अंदर 300, 300 का मतलब 100 गुणे 3 लिख सकते हैं। 100 का मतलब 10 कौड़ी में 3 वर्ग सेंटीमीटर। ये इसका आपका क्षेत्रफल आ गया त्रिभुज का। ये UPSI सन 2017 का क्वेश्चन था। तो आपका जो है यहाँ से आपने देखा कि भाई त्रिभुज की एक भुजा दिया हुआ है और 2 भुजाओं का अंतर दिया हुआ है और तीनों भुजाओं का योग यानी परिमाप दिया है। तो देखिए तीनों भुजाओं का योग कर देंगे 20 के बराबर और अंतर 1 के बराबर है। तो यहाँ से 2 भुजा का योग 15 आ जाएगा, 2 भुजा का अंतर 1 है। जब 2 भुजा का योग 15 है, अंतर 1 है, तो बड़े आराम से A और B दोनों भुजाएं 8 7 निकल जाएंगी। अब एक भुजा 8 है, एक भुजा 7 है, एक भुजा 5 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? चूंकि ये संपूर्ण त्रिभुज नहीं है तो इस नाते से त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात है, तो इसी हीरो फार्मूला से लगा लेंगे। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप इसको लगा लेंगे।
फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी 2 क्वेश्चन हम लोगों के पास बचे हुए हैं, तो इन दोनों 2 क्या 3 क्वेश्चन है अभी आपके पास, ठीक है। तो हम लोग इस पर बात करते हैं। अब देखिए, ये बहुत ज़्यादा प्रतियोगी परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, यानी 2 समरूप त्रिभुज है, एक समरूप त्रिभुज ये है, एक समरूप त्रिभुज ये है, इनका क्षेत्रफल दिया है। पहला 144 सेमी का वर्ग और एक दिया है 81 सेमी का वर्ग, ठीक है। और एक की ऊंचाई दिया है आपका 36 सेंटीमीटर, तो दूसरी की ऊंचाई आपसे त्रिभुज की, दूसरे समरूप त्रिभुज की ऊंचाई आपसे पूछ रहा है। ये बहुत ज़्यादा पूछा गया प्रश्न है, भले यहाँ पे अंतर हो जाता है, लेकिन इसका 2 समरूप त्रिभुजों के का क्षेत्रफल दिया गया है एक, और पहले समरूप त्रिभुज की हाइट दी गई है दूसरे का। तो आप एक चीज़ याद रखना, समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है ना, वो उनकी ऊंचाइयों के क्या होता है, जो उनकी ऊंचाई होती है ना, ये ज़रा ध्यान देंगे आप, उनका जो देखिए इनकी जो हाइट होती है, तो वो जो समरूप त्रिभुज इनके वर्गों के बराबर होता है। जैसे यहाँ पर आप ध्यान देना, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो है, यहाँ पे आप देखेंगे ये है ना, तो 1/2 ये संगत ऊंचाइयों के अनुपात के, देखिए जो त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर मान लीजिए ये दिया है, तो एक मिनट देखो, जो समरूप त्रिभुज की जो संगत ऊंचाइयाँ होती हैं ना, इनके क्षेत्रफलों के वर्गमूल के अनुपात के बराबर। जैसे देखो H1/H2 = जो है होता है पहले समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा दूसरे समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए पहली हाइट आपको क्या मालूम है, पहली हाइट मालूम है 36, दूसरी हाइट पूछ रहा है H मान लीजिए। अब इसका जो है आप देख रहे हैं यहाँ से पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल 144 है, दूसरे का 81, 144 का वर्गमूल 12 और 81 का 9, और ये हो गया 36/, देखिए 12 3 36, 9 3 27, जो दूसरा त्रिभुज है ना उसकी ऊंचाई 27 सेंटीमीटर। तो यूं कहा जाए कि जो उनकी संगत ऊंचाई होती है ना, जो संगत ऊंचाई का अनुपात होता है, वो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात के वर्गमूल के बराबर होता है, ठीक है। या अगर क्षेत्रफल अगर बताना है तो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, अगर ऊंचाई पता है तो ये H1 का वर्ग अब बटा जो है H2 का वर्ग, ये होता है। अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है तो इनकी संगत ऊंचाइयों के, अगर इनकी संगत ऊंचाई पता है, इसका वर्ग कर देंगे तो इसके त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात पता चल जाएगा। जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि हाँ ये चीज़ हो गया 27 हो गया, 36 है तो 27 आएगा, ठीक है। ओके ओके ओके। या मान लीजिए कि इसका अनुपात, अब यहाँ एक चीज़ और समझ लो आप, जैसे यहाँ H1 क्या दिया है आपका 36 है और H2 क्या आ गया अभी आपका 27 है। तो देखिए अब इसमें अगर H1/H2 का अनुपात निकालते हो मेरे भाई तो क्या होता है, 36/27 करो, 3 1 3 3 9 6 3 9 27 3 3 9 3 4 12। अब देख रहे हैं अगर संगत ऊंचाई का अनुपात 4/3 है, तो अगर कहता है कि 2 समरूप त्रिभुज के ऊंचाइयों का अनुपात 4/3 है, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात बताओ क्या होगा मेरे भाई। तुरंत वर्ग कर देना, 4 का वर्ग संबंधे 3 का वर्ग कर देंगे तो 16 संबंधे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगर ऊंचाई पता है तो इसके, अगर ऊंचाई का अनुपात मालूम है, अगर आपसे जो है पूछेगा कि नहीं इनके त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ, तो इनकी संगत ऊंचाइयों का वर्ग करके अनुपात निकाल लेंगे, आ जाएगा। और अगर इनके त्रिभुज का अनुपात पता है तो इसका वर्गमूल ले लेंगे, इसका वर्गमूल ले लेंगे तो इनकी संगत ऊंचाई पता चले, ठीक है। समझ में आ गया। अभी अगला क्वेश्चन एक और देख लो आप। क्या करिएगा, वीडियो थोड़ा बड़ी हो गई है तो इसके लिए, लेकिन ये है कि आपको बातें समझ में आ रही हैं, कोई बात नहीं। अब आगे कहता है 2 समकोण त्रिभुज है, पहले समकोण त्रिभुज की भुजा दिया है। मान लीजिए पहला समकोण त्रिभुज है ना, इसकी भुजा दिया है, एक 2 दिया, एक 3 दिया, नहीं सॉरी 2 3 4 दिया है। कहता है पहले समकोण त्रिभुज की भुजाएं 2 3 4 है और तथा दूसरे त्रिभुज का परिमाप। देखिए 2 समकोण त्रिभुज हैं, एक पहला एक दूसरा है, तो दूसरे समकोण त्रिभुज का परिमाप दिया है। वो क्या परिमाप दिया है आपका, 81 दिया है, ठीक है, 81 सेमी। तो कह रहा है कि इस दूसरे समरूप त्रिभुज की भुजाओं को बताना है कि इस दूसरे समरूप, जो समकोण समरूप त्रिभुज है, इसकी भुजाएं क्या होंगी। यह भी UPSI 2017 में पूछा गया है। कोई बात नहीं मेरे भाई, जरा देखो पहले समकोण त्रिभुज की
जो पहला जो समकोण त्रिभुज है इसकी जो भुजाएं हैं उसको दिया गया है और दूसरे जो है समकोण समरूप त्रिभुज की भुजाओं को पूछ रहा है और इसका परिमाप दिया है। तो पहली बात ध्यान दें आप कि चलिए मान लेते हैं, देखो एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है, मान लीजिए पहला ये त्रिभुज है, दूसरा ये है। इसकी भुजा मान लो x है, y है, z है और इसकी भुजा 2 है, 3 है, 4 है। तो आपको पता है कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। जैसे 2 इसकी पहली भुजा बटाइए 2/x बराबर 3/y बराबर 4/z, ये सभी आपस में बराबर होती हैं, संगत भुजाएं इनकी बराबर होती हैं। इन सभी का मान अगर आप k के बराबर मान लेंगे, या आप देख लो जरा, हाँ ठीक है, या आप ऐसे भी कर लो, आसान रहेगा आपके लिए। x/2 बराबर y/3, देखो x/2 y/3 और z/4 इज इक्वल टू k। तो यहाँ से पहली भुजा 2 के, दूसरी वाली 3 के और चौथी वाली आ गई 4 के। ये कौन हो गई? ये इस दूसरे वाले त्रिभुज की। अब आपने यहाँ से भुजाएं मान लिया कि चलो पहली 2 के, 3 के, 4 के। अब इस दूसरे का परिमाप दिया है तो परिमाप 2 के, 3 के और 4 के ये जोड़ देंगे तो ये 81 के बराबर हो जाएगा। यानी इसी का परिमाप 81, 4 3 7 2 9 के बराबर 81 हो गया। तो के बराबर 9 9 81, के का मान 9। यानी इससे ठीक अब जो है तो इस समरूप त्रिभुज जो है इसकी पहली भुजा, अब यहाँ के का मान 9 आ गया तो 9 दूना 18 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा, 9 चौको 36। तो जो ये त्रिभुज दूसरा वाला है इसकी जो भुजाएं क्रमशः होंगी वो 18 सेमी, 22 सेमी और 36 सेमी होंगी। एक बार और बता देते हैं इसको, आपका डाउट दूर हो जाए, अच्छे से देख लो आप। देखिए 2 समकोण त्रिभुज दिए गए हैं, ये आपस में दोनों समरूप हैं और पहले समकोण त्रिभुज के बारे में सारे लोकेशन पता है, ठीक है, और दूसरे समकोण त्रिभुज के बारे में कोई लोकेशन नहीं। इसका एक त्रिभुज पहला, ये दूसरा, इसका आपको परिमाप पता है 81 सेमी। इसकी तीनों भुजा पता है 2, 3 और 4 सेमी, ठीक है। ऐसे आप देख लो, आराम से देख लो भाई, इतना सब की आराम से देख लो आप, ठीक है। अब मान लीजिए चलिए यह x सेंटीमीटर इसका y से, अब जो पूछ रहा है कि भाई दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं बताइए, तो मान लीजिए कि माना है x सेमी है, y सेमी है, z सेमी है, ठीक। लेकिन चूंकि एक नाम लिया है कि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, तो समरूप जब त्रिभुज होते हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। यानी x यानी इसकी ये जो संगत भुजा है तो इसकी संगत भुजा ये और इसकी संगत भुजा ये, इसकी संगत भुजा ये सब आपस में बराबर होंगे। यानी x/2 y/3 और z/4, इन सभी का मान एक अन्य कांस्टेंट आप k के बराबर मान लो। तो x बराबर 2 के, y जो भुजा है वो 3 के, z जो भुजा है वो 4 के। अब देखो यहाँ परिमाप दिया है तो जोड़ दो आप तीनों को, 81, 9 के बराबर 81, के बराबर 9 9 है, के का मान 9 आ गया। अब बैठा दो, 2 × 9 18 सेमी, 3 × 9 27 सेमी, 4 × 9 36 सेमी। यही भुजाएं, यही आंसर आ गया, 18 सेमी, 27 सेमी, 36 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन लगे। अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा और वहाँ पे है, थोड़ा देख लो आप। कहता है, यह भी आपका यशस्वी 2011 में पूछा गया। कहता है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 216 वर्ग सेमी मान लीजिए है, और इनकी भुजाओं का अनुपात, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3 संबंधे 4 संबंधे 5 है। तो आपसे कह रहा है इसका परिमाप बताना है। तो परिमाप आप तभी बता पाएंगे जब इसकी तीनों भुजाएं आपको मालूम हो, ठीक। तो परिमाप के लिए तीनों भुजा चाहिए। तो देखो आपको क्षेत्रफल पता है और इसको बताना है, तो बहुत सारे लगाने के तरीके हैं, आप बहुत इसको, तो पहली बात क्षेत्रफल पता है और यहाँ पे भुजा, आप भुजाओं का ये अनुपात मालूम है, तो यहाँ से आपसे परिमाप पूछ रहा है, ठीक। तो एक काम करो आप, चलो यहाँ से मान लो कि पहली भुजा 3x, दूसरी 4x और ये क्या है आपकी 5x है, ये इतनी भुजाएं हैं। अब आप चाहो तो एक तरीका बनता है यस का 3x धन 4x धन 5x बटा के 2a प्लस हीरो फार्मूला लगाओ, a प्लस b प्लस c बाई 2 है, ठीक है। फिर देखिए 4 3 7 5 12x बटा 2, 2 छक्का 12, यानी 6x मान आ गया। तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, और इसका मान देखिए यहाँ पे 216 दिया है, तो 216 बराबर क्या हो जाएगा
6x होगा, 6x से आप एक बार 6x से आप क्या घटाएंगे, 3x घटाएंगे, फिर 6x से 4x घटाएंगे, फिर 6x से आप 5x घटाएंगे। ठीक है, तो ये आपका 216 हो गया, ये 6x हो गया कौड़ी के अंदर। ठीक है, अब कौड़ी के अंदर 6x हो गया, ये घटाएंगे तो 3x हो गया, यहाँ पे 2x हो गया और ये आपका x हो गया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे x कई बार आया, x 2 4 बार आया, तो इसका मतलब x का वर्ग बाहर कर दो आप। ठीक है, तो बाकी बचा क्या, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 6 आके 36 का वर्गमूल 6, यानी ये आ गया आपका 6x² बराबर 216। तो आपका ये काटेंगे तो ये आपका 2 6 तिलिक 18 हो जाएगा, 36 छक्का और 6 तिलिक 18, अच्छा फिर 36 छक्का होता है x²। तो x² का मान 36 आ गया, जब x² का मान 36 आ गया तो x का मान 6। बस यहाँ से भुजाएं निकल गई। अब यहाँ रख दो आप, तो पहली भुजा x का मान 6 आ गया, तो 3x है, फिर 4x है, फिर 5x है। ठीक है, तो 3 गुणे 6 कर देंगे, 4 गुणे 6 कर देंगे, 5 गुणे 6 कर देंगे, तो ये 6 तिलिक 18 हो गया, 6 चौका 24 हो गया, 6 पाँचे 30 हो गया। अब इन तीनों को जोड़ देंगे, 18 24 और 30 जोड़ देंगे, जो आएगा इसका परिमाप हो जाएगा। तो इस तरीके से आप का करीब 11 सवाल हमने कंप्लीट कराया। वीडियो ये ज़रूर बड़ी हो गई थोड़ा, इसके पीछे कारण था कि हमको सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट भी देना था, साथ में इतने सारे क्वेश्चन करवाने थे। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि आपको ये सारे क्वेश्चन ज़रूर समझ में आए होंगे। इसमें काफ़ी मैंने कोशिश भी की बेस देने का, हालांकि इसको ट्रिक से लगाया। देखिए, यदि आपको बेसिक नॉलेज अच्छे से हो जाएगा तो इन सारे टर्मों को आप प्रैक्टिस करके कम कर सकते हैं। तो इसमें मैंने ज़्यादा आपका बेस देने का प्रयास किया। इसमें कुछ ऐसे सवाल हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ट्रिक काम नहीं करेंगे, लेकिन आप लाइन को जो है ना, जो लाइन है इसको शार्टअप कर सकते हैं बड़े आराम से। तो जब बेस समझ में आएगा तभी आप शार्टअप कर पाओगे। तो ठीक है, फिर ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप जो है शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि आप अभी नए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम इस तरीके की वीडियो आपको लेकर आते रहें। या ये वीडियो बड़ी है या इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो इसके लिए आप वीडियो में हमारे वो जो है कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी करके हमें बताएँ। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।